हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम अमेरिकन विचारधारा के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने कुमारी सैंपुल के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में हम अमेरिकी विचारधारा के प्रमुख विचारक हंटिंगटन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हंटिंगटन, तो देखिए हंटिंगटन भी एक प्रमुख अमेरिका विचारक थे जिन्होंने जो नियतिवाद है, मानव भूगोल की नियतिवादी विचारधारा को इन्होंने अपनाया है। ठीक है, हमारे सैंपल की तरह ये भी एक नियतिवादी विचारक है। सबसे पहले हम इनकी जीवनी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनका जो जन्म स्थल है, इनका जन्म इलिनियान नगर के इलिनियान राज्य के गैल्सबर्ग शहर में हुआ। इलिनियान राज्य के गैल्सबर्ग शहर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनका जन्म हुआ इलिनियान राज्य के गैल्सबर्ग नगर में इनका जन्म हुआ। फिर उन्होंने भूविज्ञान, स्थलाकृतिक और जलवायु विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने भूविज्ञान, स्थलाकृति और जलवायु विज्ञान में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, कौन कौन से विषयों में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की? भूविज्ञान, स्थलाकृति और जलवायु विज्ञान में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। फिर हंटिंगटन ने उत्तरी भारत, तारिम बेसिन, उन्हें कई यात्राएं भी की। उन्हें किन किन क्षेत्रों की यात्रा की? उत्तरी भारत, इसके अलावा तारिम बेसिन, लोपनोर और साइबेरिया। इन क्षेत्रों की हंटिंगटन ने यात्राएं की और इन यात्राओं के दौरान उन्होंने जो भी अनुभव प्राप्त किए उन अनुभवों का उन्होंने क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने उत्तरी भारत, तारिम बेसिन, लोपनोर और साइबेरिया की यात्राएं की। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो हंटिंगटन की नियुक्ति 1907 में येल विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के व्याख्याता के रूप में हुई। येल विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के व्याख्याता के रूप में उन्होंने कार्य किया। भूविज्ञान के व्याख्याता के रूप में इन्होंने कार्य किया। कौन से विश्वविद्यालय में? येल विश्वविद्यालय में इन्होंने भूविज्ञान के व्याख्याता के रूप में इन्होंने कार्य किया। और जहाँ इन्होंने भौतिक भूविज्ञान, जलवायु एवं मौसम विज्ञान का सैद्धांतिक अध्ययन किया। भौतिक विज्ञान, भूविज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूविज्ञान और जलवायु एवं मौसम विज्ञान का जलवायु व मौसम विज्ञान का इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने कार्य किया कौन से विश्वविद्यालय में? येल विश्वविद्यालय में इन्होंने भूविज्ञान के व्याख्याता के रूप में इन्होंने कार्य किया और उसी विद्यालय में अध्यापन करवाते हुए उन्होंने भौतिक विज्ञान, भूविज्ञान, जलवायु और मौसम विज्ञान पर उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो पर्यावरण का हंटिंगटन के जो अगले विचार थे, हंटिंगटन के बारे में हम आगे देखते हैं। तो हंटिंगटन जो पर्यावरण के जो प्रभाव हैं, मानव के ऊपर जो पर्यावरण के प्रभाव पड़ते हैं, उन प्रभावों की उन्होंने व्याख्या की है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण का प्रभाव जनसंख्या के पृथ्वी तल पर, उन्होंने पर्यावरण का प्रभाव मानव के ऊपर पर्यावरण का प्रभाव बताते हुए उन्होंने व्याख्या की है कि जनसंख्या के वितरण पर जनसंख्या के वितरण
घनत्व मानवीय क्रियाओं बस्तियों, वितरण का घनत्व मानवीय क्रियाओं, उसके अलावा मानव की जो बस्तियां हैं, मानवीय बस्तियों और अन्य संबंधित जो आर्थिक क्रियाएं हैं, मानव की सभी जो आर्थिक क्रियाएं, इन सभी पर मानव के ऊपर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। हंटिंगटन ने माना कि पर्यावरण का जो प्रभाव है किन किन के ऊपर पड़ता है, जनसंख्या के वितरण, ठीक है, जनसंख्या के वितरण और घनत्व। उन्होंने बताया कि जैसे जनसंख्या घनत्व और वितरण के ऊपर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कहीं का जो किसी भी जो जनसंख्या का जो किसी भी क्षेत्र का जो पर्यावरण है या फिर वातावरण है, कहीं ठंडा है कहीं गर्म है, उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या के घनत्व और वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। मतलब गर्म वातावरण के वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होगा और जो मध्यम तापमान का जो क्षेत्र है उसमें जनसंख्या घनत्व अधिक होगा और ठंडे प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कम होगा। इस प्रकार से उन्होंने जनसंख्या के घनत्व और वितरण पर पर्यावरण का प्रभाव बताया है। उसके अलावा मानव की जो सभी क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, उन सभी मानवीय और जो आर्थिक क्रियाएं हैं और उन पर भी पर्यावरण का प्रभाव बताया है। इसके अलावा मानव की बस्तियों पर भी उन्होंने पर्यावरण का प्रभाव बताया है, ठीक है। उसके आगे हम देखें तो प्रोफेसर हंटिंगटन ने अपने ग्रंथ मानव भूगोल के सिद्धांत में मानव भूगोल के तथ्यों को एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? मानव भूगोल के सिद्धांत। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के सिद्धांत, ये उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसका है? हंटिंगटन का। तो ये आपको याद करना है कि मानव भूगोल के सिद्धांत किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? हंटिंगटन के द्वारा, ठीक है। तो इस हंटिंगटन ने अपने ग्रंथ मानव भूगोल के सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया है कि मानव भूगोल के जो समस्त तथ्य हैं, मानव भूगोल के समस्त तथ्यों का एक चार्ट बनाया है। समस्त तथ्यों को चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। कौन सी पुस्तक के अंदर? मानव भूगोल के सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो हंटिंगटन एक निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे। ये मैंने पहले यही बता दिया है कि हंटिंगटन एक निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे, ठीक है, विचारधारा के समर्थक है। उन्होंने इस विचारधारा का समर्थन किया है और सभी विद्वानों के, सभी भूगोलवेताओं के अकॉर्डिंग इन्होंने भी मानव और पर्यावरण को सर्वोपरि माना है। मानव के ऊपर पड़ने वाले पर्यावरण के जो प्रभावों को भी उन्होंने माना है, ठीक है। उन्होंने मानव क्रियाकलापों, गुणों और सांस्कृतिक उन्नति को भौतिक कारकों से प्रभावित बताया है। मानवीय क्रियाकलापों, गुणों और सांस्कृतिक प्रभावों को, मानवीय क्रियाकलापों, गुणों और सांस्कृतिक प्रभावों को, भौतिक भूगोल से या फिर भौतिक कारक से प्रभावित माना है। किससे माना है? किससे प्रभावित माना है? भौतिक कारक से। मतलब कहने का मतलब ये है कि मानव की जो सभी क्रियाएं हैं, सभी मानव के द्वारा किए गए जो सभी क्रियाकलाप हैं, ये सभी क्रियाकलाप हैं, उनके गुण और सांस्कृतिक जो भी क्रियाकलाप मानव के द्वारा किए जा रहे हैं वो सभी किससे प्रभावित है? भौतिक कारक से। उन्हें जो इसका मतलब है कि उन्होंने मानवीय क्रियाओं को महत्व कम दिया है और अधिक महत्व किसको दिया है? भौतिक कारक को। और भौतिक कारकों का प्रभाव मानव के ऊपर बहुत अच्छे रूप से फिर सीधे तौर पर पड़ता है। और मानव की जो समस्त क्रियाएं हैं, जैसे आर्थिक क्रियाएं हैं और सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, सामाजिक क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं के ऊपर भौतिक कारक प्रभावित होता है। भौतिक कारकों में जैसे अवस्थिति है, धरातल, जलवायु। भौतिक कारक में कौन से भौतिक कारक बताए हैं? अवस्थिति, धरातल, जलवायु, खनिज, इन सभी भौतिक कारकों का प्रभाव मानव के ऊपर सीधे तौर से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं
एक हंटिंगटन के द्वारा रचित जो अन्य ग्रंथ है सभ्यता और जलवायु, सभ्यता और जलवायु। 1915 में प्रकाशित अपने ग्रंथ सभ्यता और जलवायु में उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप एवं पूर्वी एशिया की समशीतोष्ण जलवायु को सर्वाधिक उपयुक्त माना है। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की 1915 में, जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है सभ्यता और जलवायु। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सभ्यता और जलवायु। ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? हंटिंगटन के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके छोटे क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि सभ्यता और जलवायु यह ग्रंथ किसके द्वारा रचाया गया है? तो हंटिंगटन के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या बताया कि इसमें उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशिया के जो समशीतोष्ण प्रदेश हैं, एशिया के समशीतोष्ण, पूर्वी एशिया के समशीतोष्ण जलवायु को सर्वाधिक उपयुक्त माना है। समशीतोष्ण जलवायु को सबसे उपयुक्त माना है, सर्वाधिक उपयुक्त माना है। हंटिंगटन ने अपना जो ग्रंथ है सभ्यता और जलवायु में कौन सी जलवायु को सर्वाधिक माना है? उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशिया, इन प्रदेशों की जो जलवायु है उसी जलवायु को उन्होंने विश्व में सबसे सर्वाधिक उपयुक्त माना है। विश्व के जो सभी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों की जलवायु में से हंटिंगटन ने अपनी जलवायु और सभ्यता के जो अपना ग्रंथ है उस ग्रंथ के अंतर्गत उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशिया की जलवायु को ही सबसे उपयुक्त माना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हंटिंगटन का जो झुकाव है मुख्य रूप से जलवायु और मानव जीवन के परस्पर संबंधों के प्रति अधिक रहा है। जलवायु और मानव जीवन के मध्य पारस्परिक संबंध, जलवायु और मानव जीवन के पारस्परिक संबंध। हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक में सभ्यता और जलवायु के अंतर्गत जलवायु और मानव जीवन के जो पारस्परिक संबंध है उन संबंधों को अधिक महत्व दिया है। ठीक है, ये उनकी नेक्स्ट बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने नियतिवादी चिंतन में जलवायु को सर्वाधिक प्रभावकारी माना है। नियतिवादी उनका जो चिंतन है, नियतिवादी चिंतन में जलवायु को सर्वाधिक महत्व दिया है। जलवायु को महत्व, मतलब हंटिंगटन भी एक नियतिवादी चिंतक थे। उन्होंने भी मानव और पर्यावरण को सर्वोपरि माना है, जिसके अंतर्गत मतलब ये उनका नियतिवादी चिंतन था। और अपने नियतिवादी चिंतन में उन्होंने किसको सर्वाधिक महत्व दिया है? जलवायु को। ठीक है, उनके अनुसार मानव के जो निवास स्थान है, मानव का जो घनत्व या फिर जनसंख्या का घनत्व और वितरण है उसके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? जलवायु का। मतलब आप ये समझ लीजिए कि नियतिवादी चिंतन के अंतर्गत जिस भी विद्वान ने, भूगोलवेत्ता ने जलवायु शब्द का उपयोग किया है वो कौन से हैं? हंटिंगटन। ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम भी क्या था? सभ्यता और जलवायु। उन्होंने अपने नियतिवादी चिंतन में भी मानव और पर्यावरण के अंतर्गत जो संबंध बताए उन संबंधों में जलवायु को ज़्यादा महत्व दिया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि मानव के द्वारा जो भी भौतिक कारकों के जो प्रभाव पड़ते हैं उनमें सर्वाधिक जो अधिक प्रभाव किसका बताया है? जलवायु का। उन्होंने बताया कि मानव के सभी क्रियाकलापों के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? जलवायु का। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने हंटिंगटन के बारे में हमने पढ़ लिया है कि हंटिंगटन भी एक
नियतिवादी चिंतक थे। उन्हें सर्वाधिक महत्व भौतिक कारकों में से जलवायु को सर्वाधिक महत्व दिया है। उनकी पुस्तक का नाम था सभ्यता और जलवायु। ठीक है, इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने हंटिंगटन के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।